हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में मैं आपको एमएचसी के बारे में बताऊंगी। एमएचसी की डिफरेंट क्लासेस होती हैं, एमएचसी 1, एमएचसी 2, एमएचसी 3। बट आज मैं सिर्फ आपको एमएचसी 1 के बारे में बताऊंगी, उसकी स्ट्रक्चर और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी। तो एमएचसी 1 जो है ये इम्यूनोलॉजी का एक पार्ट होता है। इम्यूनोलॉजी में हम एमएचसी को कंसिडर करते हैं और इसकी फुल फॉर्म होती है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। माइस के अंदर ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था और इसमें माइस में इसको मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इसको एनकोड करने वाले जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो माइस के अंदर क्रोमोसोम नंबर 17 पे प्रेजेंट होते हैं। और अगर ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस में इसको ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन बोला जाता है, दैट इज़ HLA। और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जो, और ह्यूमन के अंदर इसको एनकोड करने के लिए जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 6। तो एमएचसी जो है इम्यूनोलॉजी में डिफरेंट मतलब एक अलग तरह का काम करता है। अडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो है माइस के अंदर ये क्रिएट करता है। इसको अडेप्टिव इम्यून सिस्टम को ये मतलब कि स्टिमुलेट करता है एमएचसी जो होता है माइस के अंदर। तो बेसिकली होता क्या है, एमएचसी एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो स्ट्रक्चरली डिफरेंट कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है। और ये जो सेल्स के अंदर एंटीजन्स होते हैं, मतलब अगर हमारी कोई सेल है वो इन्फेक्टेड हो गई है किसी वायरस से, या फिर हमारी किसी सेल में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है तो वो एक डैमेज सेल बन चुकी है। तो MHC1 क्या करता है, MHC1 उसको प्रोसेस करता है, उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है। और MHC1 के थ्रू हमारा जो कोई भी एंडोजीनियस टॉक्सिन्स होते हैं, जो भी होते हैं सेल्स के अंदर एंडोजीनियस, जो सेल के अंदर ही बने हुए होते हैं, जो डैमेज्ड सेल्स होती हैं उनके पार्ट जो होते हैं वो सेल के सरफेस पर यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू MHC1। MHC1 जो है उसको न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर रिप्रेजेंट करता है और उसकी वजह से क्या होता है कि फिर टी सेल उसके साथ इंटरेक्ट करता है, टी सेल उसको डिटेक्ट कर लेता है और फिर जो एंटीजन है, जो एक तरह से डैमेज्ड सेल है, उसको क्लीन कर दिया जाता है। तो MHC1 जो है वो हर एक न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये मैं आपको पॉइंट्स में बताऊंगी। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो होता क्या है, देखो ये कोई सेल है, सेल की मेम्ब्रेन है जो कि फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। ये सेल मेम्ब्रेन है, कोई भी सेल सरफेस है, मोस्टली ये एक न्यूक्लिएटेड सेल है जिसके पास एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो आरबीसी को आप यहाँ पे छोड़ देना क्योंकि इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। तो जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, जैसे कि जितनी भी ल्यूकोसाइट्स हैं हम उनको कंसिडर कर सकते हैं, या सेल की हमारी बॉडी की जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल है उनको कंसिडर कर सकते हैं। सबके ऊपर MHC1 होता है। MHC1 होने का क्या मतलब है, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है हर एक न्यूक्लिएटेड सेल के सरफेस के ऊपर। मान लो अब ये पूरी एक सेल है, मैंने इसको सर्कुलर फॉर्म में नहीं दिखाया, सिर्फ एक लिपिड बाई लेयर बना के दिखा दिया है जो कि सेल मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रही है। और ये साइटोसोल है, साइटोसोलिक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके अंदर न्यूक्लियस होगा डेफिनेटली। सेल की स्ट्रक्चर आप सबको पता है। तो ये है हमारा MHC1। MHC1 किस तरीके की स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास अल्फा चेन होती है, ये अल्फा चेन है और ये बीटा चेन है। अल्फा चेन के 3 कंपोनेंट होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। और बीटा चेन की सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है, दैट इज बीटा 2, और इसको माइक्रोग्लोबुलिन बोला जाता है। माइक्रोग्लोबुलिन जो है वो हमारे सेल के अंदर एम्बेडेड नहीं होता है, इसीलिए इसको पेरिफेरल बोला जाता है, पेरिफेरल इन नेचर होता है। लेकिन अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 ये 3 डोमेन जो है अल्फा चेन को बनाती हैं। और जो इसकी अल्फा 3 डोमेन होती है ये हमारी सेल की मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होती है, इसीलिए हम इसको ट्रांस मेम्ब्रेन या इंटेग्रल अल्फा चेन बोलते हैं। ठीक है। अब अल्फा 1 और अल्फा 2 ये जो 2 डोमेन आप टॉप पर देख रहे हो, ये दोनों डोमेन जो होती हैं वेरिएबल होती हैं और इनकी यहाँ पे सेंटर में एक ग्रूव होती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखा रखी है। ये एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस ग्रूव पर जो भी सेल होगी, मान लो कोई सेल है जो कि डेंजरस सेल है या जो डिग्रेड होने वाली सेल है, उस सेल को हम एंटीजन की तरह ट्रीट करेंगे, जो कि सेल्फ सेल है या फिर मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये बाहर से नहीं आएगी। बाहर से आएगी तो हम उसको MHC2 पे रिप्रेजेंट करते हैं। MHC1 पे सिर्फ वही एंटीजन रिप्रेजेंट होते हैं जो सेल के अंदर किसी वजह से प्रॉब्लमेटिक क्रिएशन कर रहे हों। ठीक है। तो ये है हमारा एंटीजन, और ये एंटीजन 8 से 10 पेप्टाइड एमिनो एसिड्स का बना हुआ होता है, इसीलिए हम इसको एंटीजन पेप्टाइड बोलते हैं।
और इसकी सेकंड पोजीशन पर जो अमीनो एसिड होते हैं दैट इज ग्लाइसिन या फिर टायरोसिन होते हैं, और 10th पोजीशन पर जो अमीनो एसिड्स हो सकते हैं दैट इज ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन। ये इसका एन टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल है। और ये आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो जो कि थोड़ी बेंड है सेंटर में से और एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो होती है, इसी स्ट्रक्चर में ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड जाकर के अल्फा 1 और अल्फा 2 ग्रूव में फिट हो जाती हैं, और ये वाली सेंटर पोजीशन जो है ये उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करती है। तो जब यहाँ से स्टार्टिंग से एन टर्मिनल से और सी टर्मिनल से ये इंटरेक्ट करती है तो ये थ्रू नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन जो है यहाँ पर बनती है अल्फा चेन और अल्फा 1 और अल्फा 2 के साथ। तो ये एंटीजन की तरह ट्रीट हुआ, ये यहाँ पर आया और ग्रुप के अंदर यहाँ पर जो है फिट हो गया इसके अंदर, और फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि MHC1 ने एंटीजन को अपनी सेल के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है। और ये सेल कौन सी है? ये न्यूक्लिएटेड सेल है। जब ये एंटीजन यहाँ पर फिट हो जाएगा उसके बाद ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एंटीजन के साथ टी साइटोटॉक्सिक सेल के पास जाएगा, और वहाँ पे जो रिसेप्टर हैं वो इनको डिटेक्ट कर लेंगे कि हाँ ये वाला MHC1 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस एंटीजन को, और अब ये वाली जो सेल है ये जो है टोटली ख़राब सेल है और इसको डिग्रेड करना होगा। तो टी साइटोटॉक्सिक सेल जो है वो अपने साइटोकाइंस रिलीज करना शुरू कर देती है और उसकी वजह से जो सेल है वो किल कर दी जाती है। अब मैं इस स्ट्रक्चर के फीचर के बारे में बता रही थी। तो यहाँ पर अल्फा 3 डोमेन है, ये वाली डोमेन सबसे ज़्यादा कंजर्व्ड डोमेन होती है, कांस्टेंट रीजन होता है। बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन भी कांस्टेंट रीजन होता है, और कंजर्व्ड डोमेन अल्फा 3 होती है। जो टी रिसेप्टर जो मैंने बताया आपको कि जब ये पूरा मॉलिक्यूल बन जाएगा और टी सेल को रिप्रेजेंट करेगा, टी साइटोटॉक्सिक सेल के पास जाएगा, तो जो टी साइटोटॉक्सिक सेल पर रिसेप्टर होते हैं जिनमें आपने CD8 रिसेप्टर का नाम सुना होगा, वो CD8 रिसेप्टर अल्फा 3 डोमेन के साथ यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। तो आप देख भी सकते हो इसकी 3 डोमेन है, इसीलिए अल्फा चेन जो है वो हैवी चेन है और बीटा चेन जो है वो लाइट चेन है, और ये पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है और साइटोसोल साइड भी है। तो हम इसको इंटेग्रल्स या फिर हम इसको ट्रांस मेम्ब्रेन जो अल्फा चेन है वो बोलते हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें स्ट्रक्चर के बारे में क्लियर हो गई होंगी। इसी से रिलेटेड मैंने पॉइंट आगे लिखे हैं जो आप इजीली समझ पाओगे। पॉइंट में लिखा है अल्फा 1 एंड अल्फा 2 पार्ट बाइंड टू एंटीजन, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया अल्फा 1 एंड अल्फा 2 पार्ट बाइंड टू एंटीजन, इस एंटीजन के साथ ये बाइंड करता है। अल्फा 3 एंड बीटा 2 आर कांस्टेंट, अल्फा 3 एंड बीटा 2 इज कांस्टेंट। हमेशा याद रखना बीटा 2 और अल्फा 3 की जो इंटरेक्शन है दैट इज नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, और यहाँ पर ये वीक बॉन्डिंग होती है, किसी तरह की सॉलिड कोवेलेंट इंटरेक्शन नहीं होती है। और बीटा 2 जो है वो टोटली पेरिफेरल प्रोटीन है, वो पेरिफेरल चेन है, वो किसी भी तरह से बाइंड नहीं है सेल मेम्ब्रेन के साथ। यहाँ पे लिखा भी है अल्फा चेन इज इंट्रैग्रल दैट इज ट्रांस मेम्ब्रेन चेन, बीटा 2 इज पेरिफेरल। फिफ्थ पॉइंट इज दैट अल्फा 3 इज मोस्ट कंजर्व्ड डोमेन, यही मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अल्फा 3 जो है मोस्ट कंजर्व्ड डोमेन होती है, और CD8 रिसेप्टर जो साइटोटॉक्सिक सेल का होता है वो इसके साथ बाइंड करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि MHC1 जो है वो सारी न्यूक्लिएटेड सेल पे प्रेजेंट होता है, RBC पर एब्सेंट होता है, स्पर्म में भी एब्सेंट होता है, जबकि स्पर्म सेल जो होती है न्यूक्लिएटेड होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर MHC1 जो है वो एब्सेंट होता है। MHC2 जो होता है वो एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल जैसे कि बी सेल, डेंड्राइटिक सेल और अपनी एक और सेल्स होती है प्लाज्मा सेल, उन पर जो है वो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन MHC1 हर सेल में न्यूक्लिएटेड सेल को रिप्रेजेंट करता है, न्यूक्लिएटेड सेल में ये होता है। अल्फा चेन एनकोडिंग जीन प्रेजेंट ऑन 6th क्रोमोसोम, जो भी ये स्ट्रक्चर में अल्फा और बीटा चेन है, तो अगर हम अल्फा चेन की एनकोडिंग बताएं कौन से जीन से हो रही है तो दैट इज फ्रॉम 6th क्रोमोसोम, एंड बीटा चेन एनकोडिंग जीन प्रेजेंट ऑन 15th क्रोमोसोम। ये ह्यूमन के अंदर की बात हो रही है, सॉरी माइस में अगर हम बात करें तो ये वहाँ पे शो किया गया है। और पूरा कॉम्प्लेक्स जो होता है MHC का, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम नंबर 17 में माइस में होता है और क्रोमोसोम नंबर 6 में ह्यूमन में होता है, जिसको HLA बोलते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। अल्फा चेन भारी होती है इसलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट 45 किलो डाल्टन होता है। बीटा चेन का मॉलिक्यूलर वेट लाइट होने की वजह से 12 किलो डाल्टन होता है। अमीनो एसिड्स अगर अल्फा चेन में देखते हैं तो टोटली 340 to 350 अमीनो एसिड्स होते हैं, और बीटा चेन में 100 अमीनो एसिड्स होते हैं। MHC1 जो है वो CD8 सेल रिसेप्टर को रिप्रेजेंट करती है, जब ये टी सेल के साथ इंटरेक्शन करती है फिर टी सेल टॉक्सिन रिलीज करती है और सेल को खत्म कर देती है। CD8 रिसेप्टर जो है वो अल्फा 3 डोमेन के साथ बाइंड करता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया भी है कि कंजर्व्ड डोमेन होती है, तो CD8 रिसेप्टर जो टी साइट सेल का होता है वो यहीं पर आकर के बाइंड करता है। उसके बाद
अगर हम कार्बोहाइड्रेट मोइटी के अटैचमेंट की बात करते हैं, जिसको हम ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं, तो वो अल्फा 2 चेन पर होती है, जहां पर हमारा एंटीजन भी बाइंड करता है। एंटीजन बाइंड करता है अल्फा 1 अल्फा 2 साइड पे, ये मैंने आपको बता दिया है। और एंटीजेनिक पेप्टाइड जो होती हैं, जो कि एंटीजन जिससे बना हुआ होता है, वो 8 to 10 अमीनो एसिड्स का होता है। और एंटीजन पेप्टाइड एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जो बीच से उठी हुई होती है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, बीच से उठी होती है और साइड से ये बैंड नहीं होती, और ये इंटरेक्ट करती है अल्फा 1 और अल्फा 2 के साथ। सेंटर से ये कोई इंटरेक्शन शो नहीं करती है। उसके बाद कर्व्ड स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन नॉट बाइंड विद अल्फा 1 एंड अल्फा 2, वही चीज मैंने आपको बताई कि जो ये वाली स्ट्रक्चर होती है कर्व करके, ये बाइंड नहीं करती है। एंटीजन बाइंड विद अल्फा 1 एंड अल्फा 2 थ्रू नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन। जैसे यहाँ पे नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में, ऐसे ही जब एंटीजन इसके साथ यहाँ पे बाइंड करता है, तो इन दोनों के बीच में भी नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन शो होती है। उसके बाद अल्फा चेन हैवी होती है, बीटा चेन लाइट होती है, सॉरी यहाँ पे लो लिखा है, लाइट होता है। एंड MHC1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है किन सेल्स को, TC सेल को, साइटोटॉक्सिक सेल को ही रिप्रेजेंट करता है। और जो भी सेल के अंदर के पार्टिकल होते हैं, जो डेंजरस होते हैं या जो हार्मफुल होते हैं, ये उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है। सेल के बाहर से आने वाले वायरसेस को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है दूसरी MHC मॉलिक्यूल पे, दैट इज MHC2। तो ये पूरी जो डिटेल थी MHC1 के बारे में थी, स्ट्रक्चर थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और इसका फंक्शन था। अब आगे हम MHC2 के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फ्रेंड्स।